नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। बायोटेक्नोलॉजी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक पिछली वीडियो में मैंने पूरी बायोलॉजी की एक समझ बनाई थी, है ना, बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ली थी जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काम आनी है। ठीक है, तो आज हम बायोटेक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बायोटेक यानी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हम साइंस में नियम पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, उन रूल्स का अगर हम अप्लाइड कर दें, उससे कोई वस्तु बना लें उपयोग के लिए, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जैविक सिद्धांत जो हमने पढ़े थे, कल जो पढ़े थे हम वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थ्योरीज पढ़ रहे थे। बायोलॉजी जैविक सिद्धांतों का मानव कल्याण, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए और व्यावसायिक लाभ, कमर्शियल बेनिफिट के लिए, जैविक सिद्धांत यानी जो बायोलॉजी पढ़ी हमने उसका मानव कल्याण के लिए और व्यवसायिक लाभ के लिए, कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हम अनुप्रयोग करते हैं, वही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। सिंपल भाषा में जैव प्रौद्योगिकी बोले तो बायोलॉजी के जो हमने बायोलॉजी से जो सीखी है चीजें, उसका एप्लीकेशन करें और जो फायदा हो उसी को बायोटेक बोलते हैं। ठीक है, बायोटेक की ब्रांचेज देख लीजिए आप, शाखाएं। बायोटेक कई प्रकार की होती है। ठीक, जैसे ग्रीन बायोटेक, इसको बोलते हैं हरी बायोटेक। जो कृषि में, एग्रीकल्चर में, खेती किसानी में जो भी बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन बायोटेक। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिरकार कृषि में कैसे यूज होती है बायोटेक। रेड बायोटेक का मतलब होता है ऐसे बायोटेक जो स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर में यूज हो, या बायो फार्मा, उसी को बोलते हैं बायो फार्मा। फार्मा का मतलब दवाई। तो रेड बायो है ना बायोटेक। ब्लू यानी नीला बायोटेक किससे है? समुद्री या जलीय संसाधन, जो समुद्र में एक्वाटिक जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर उनका हम यूज कर रहे हैं तो वो ब्लू है। व्हाइट श्वेत औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल में अगर हम बायोटेक का यूज कर रहे हैं तो वो श्वेत है। येलो यानी पीला। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, किसी चीज को सड़ाना, जिसको बोलते हैं किण्वन। जैसे आपका दूध से दही बनना, इसमें क्या होता है? दूध से दही बनना, यह एक किण्वन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन जो कि करते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो वो भी हम बायोटेक में ही पढ़ते हैं। बायोनेट, बैगनी बायोटेक क्या होता है? जिसमें हम कानून पढ़ते हैं कि बायोटेक में कौन कौन से लॉज होने चाहिए, कौन कौन से नैतिक मुद्दे होने चाहिए, है ना, एथिकल एंड दार्शनिक फिलोसफिकल जो इश्यूज होने चाहिए, वो बायोनेट पढ़ते हैं। डार्क यानी श्याम, काला, तो डार्क बायोटेक है, उसमें हम पढ़ते हैं जैव आतंकवाद के बारे में, बायो टेररिज्म, जिसमें जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते हैं, जैविक हथियार बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं डार्क। तो जो आतंकवादी अब क्या करते हैं? वो जैव आतंकवाद फैलाते हैं। आतंकवाद तो आप समझ रहे हैं। जैव आतंकवाद का मतलब होता है जैविक हथियार। जैविक हथियार के रूप में वो यूज करते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस रोग कारक हैं। फंगस हो गया, ये रोग कारक है। प्रोटोजोआ हो गया, ये रोगों को फैलाते हैं। तो ये जैविक हथियारों में क्या होता है कि ऐसे हथियार जिनमें वायरस और बैक्टीरिया जो रोग कारक हैं, पैथोजेंस हैं, उनका यूज किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है बहुत बड़ी जनसंख्या पर या देश पर, जिससे उस में, है ना, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबसे खतरनाक है जो बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, जैविक जो डार्क है। ग्रे यानी धूसर, प्रदूषकों को कम करना, पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाना, उसके लिए जो बायोटेक यूज की जाती है वो ग्रे बायोटेक है। गोल्ड बायोटेक यानी स्वर्ण, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं इसको, गोल्ड बायोटेक भी कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी सूचनाएं। इसमें हम क्या करते हैं? जैविक जो डेटा है हमारे पास, जीव जंतुओं के जो डीएनए है, जो जीन है, जीनोम है, उनके डेटा का विश्लेषण करते हैं सुपर कंप्यूटर द्वारा। तो इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं, या कंप्यूटेशनल, क्योंकि कंप्यूटर का यूज है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कहते हैं, अभिकलनीय जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांच हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली पेज पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोमिक्स की। मैंने कल आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए, उसके छोटे खंड को क्या बोलते हैं? जीन। और मैंने बताया था जो जीन होते हैं मानव में, जो जीन होते हैं उन सबके ग्रुप को मिला दें तो वो जीनोम बन जाता है।
क्या बन जाता है, जीनोम। मैंने टोटल कल भी बताया था मैंने लास्ट में, अगर किसी ने देखा हो तो। क्या है, डीएनए, डीएनए के छोटे से खंड को जीन कहते हैं, और जितने भी मानव में जीन है उसको बोलते हैं जीनोम। ठीक है, तो वही है जीनोमिक्स। और जीनोम के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। तो हम जीनोमिक्स के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन, यानी मानव का जीनोम। मानव में जितने जीन है उन सबकी संख्या टोटल, उनको उनका स्टडी की गई, उनकी प्रोजेक्ट यानी परियोजना, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। तो ये 1990 से 2003 के बीच चला। अमेरिकी ऊर्जा विभाग, जो अमेरिका का ऊर्जा विभाग था, उसने इसमें भाग लिया। और अमेरिका की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ थी, NIH, उसने इसमें भाग लिया, है ना। और बाद में इसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि देश भी इसमें शामिल हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 तक चला। इसमें क्या हुआ, मानव के डीएनए में, मानव में कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमैटिन पदार्थ है, क्रोमैटिन पदार्थ जो है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। हिस्टोन प्रोटीन गैर आनुवंशिक पदार्थ है, नॉन जेनेटिक मटेरियल, उसको अलग कर देंगे। उसके बाद हम डीएनए की बात करेंगे। डीएनए का एक विशेष खंड जो विशेष लक्षण देता है उसको जीन कहेंगे, और मानव में जितने सारे जीन है उन सबको मिला दें तो जीनोम कहेंगे। तो ये बात है। तो ये 1990 से 2003 तक 13 सालों तक ये प्रोजेक्ट चला, और मानव में जितने भी जीन थे उन सब पर अध्ययन किया गया कि किस जीन से क्या लक्षण पैदा होते हैं मनुष्य में। तो यही है मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, तो इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रीड कर रहे थे, साइंटिस्ट लोग रीड कर रहे थे कि किस जीन पर क्या लिखा है, तो रीड कर रहे थे पहले। तो इसको HGP भी कह दो या HGP रीड भी कह दो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, संपूर्ण मानव जीनोम, यानी मानव के अंदर जितने भी जीन थे सबका टोटल जीनोम का पहली बार अध्ययन किया गया, तथा मानव डीएनए पर लिखित सभी सूचनाओं का निर्धारण किया गया। मानव के डीएनए पर ही तो सूचना लिखी होती, तो जो सूचना लिखी होती है वो जीन के रूप में होती है, तो उनका निर्धारण किया गया। और मानव में जीनों की संख्या पता चली कि 20 से 25 हजार है, बट वो निकली 30,000 जीन है मानव में। यानी अगर हम बात करें मानव की, मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो एक कोशिका है, उस एक कोशिका में जो डीएनए है, उस डीएनए में जो जीन है वो 30,000 है। कितने हैं, 30,000। और इन्हीं 30,000 को मिलाकर क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। ठीक है, जीनोम बोल देंगे। तो डीएनए पर उपस्थित सूचनाओं की जो श्रृंखला है, तो डीएनए पर सूचनाएं उपस्थित रहती है क्रम में, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी अनुक्रम, एक क्रम होता है, जेनेटिक सीक्वेंस बोलते हैं उसको, आनुवंशिक अनुक्रम बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं बेस पेयर, क्षार युग्म। बोलता पढ़ा था ना हमने, नाइट्रोजन के क्षार युग्म, उन्हीं पर तो वही तो निर्धारित करते हैं, तो बेस पेयर सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको। तो डीएनए पर जो सूचनाएं लिखी हुई हैं, डीएनए पर जो सूचनाएं हैं लिखी हुई हैं, उसको हम जेनेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो है ना, लिखते हैं अपन ATGC इस रूप में चलती है ना, AT ऐसा, GC ऐसा, CG ऐसा चलता रहता है। तो डीएनए पर उसी रूप में सूचना लिखी होती है, नाइट्रोजन बेस पेयर के रूप में। ठीक है, तो डीएनए पर उपस्थित सूचनाओं की श्रृंखला को जेनेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं या बेस पेयर सीक्वेंस भी कहते हैं। और मानव में अगर हम बात करें, कल भी बात बताई थी, 300 करोड़ बेस पेयर पाए जाते हैं, यानी A और T में डबल बॉन्ड होता है, और G और C में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे बॉन्ड अगर हम गिनने लगे तो मानव में जो बेस पेयर निकलेंगे वो 300 करोड़ निकलेंगे। सोचिए, मानव में बेस पेयर 300 करोड़ निकलेंगे। और अगर एक जीन की बात करें तो आप भाग दे देंगे, क्योंकि जीन 30,000 है, 30,000 का भाग आप 300 में देंगे तो 3,000 क्षार निकलेंगे, 3,000 बेस पेयर निकलेंगे, 3,000 बेस। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात है, आगे चलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की प्रक्रिया देख लेते हैं और टेक्निक देख लेते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है, इसी को जीन सीक्वेंसिंग कहा जाता है। जीनों को सजाया गया, एक क्रम में लगाया गया। ठीक है, बेस पेयर को एक क्रम में लगाया गया, इसको जीन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, जीन अनुक्रम भी कहते हैं, या जीन मैपिंग। मैपिंग यानी मानचित्रण। तो जीन मैपिंग कर रहे थे, क्योंकि जीन की मैपिंग ही तो कर रहे थे कि ATGC इसमें लिखा क्या है, उस जीन का मतलब क्या है। तो जीन की मैपिंग हो रही थी, या जीन की सीक्वेंसिंग अनुक्रमण हो रही थी।
किसके माध्यम से? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से। गोल्ड बायोटेक है ना अभी अपने, गोल्ड बायोटेक में क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे जो डीएनए है, जो बेस पेयर है, उनको स्टोर करना सुपर कंप्यूटर में, डेटाबेस है ना, उसी को बोलते हैं डेटाबेस, जो डेटा पूरा इकट्ठा हुआ सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद ईएलएसआई मुद्दों पर विचार भी किया जाता है। ई से बनता है एथिकल नैतिक, एल से बनता है लीगल कानूनी, एस से बनता है सोशल सामाजिक, आई से बनता है इशूज मुद्दों पर विचार करना। यही बात होती है किसी भी तकनीक की। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है? अनुक्रम अनुक्रमणिका, सीक्वेंस यानी अनुक्रम और एनोटेशन अनुक्रमणिका बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है सीक्वेंस के रूप में, एनोटेशन का मतलब होता है पढ़ना किसी चीज को। तो सीक्वेंस यानी सीक्वेंस किसका? क्षार युग्मों का जो बेस पेयर है। तो लिखा है क्षार युग्म जो अनुक्रम है उसको एनोट करना, एनोटेशन का मतलब पढ़ना। तो जो बेस पेयर है उनको पढ़ना के ए टी जी सी जो है वो किसी भी क्रम में हो सकते, किसी भी लंबाई तक ए टी जा सकते, ए टी जी सी ए टी जी सी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस क्षार युग्म अनुक्रम को पढ़ना। तो इसमें क्या होता है? पहले जीन की पहचान की जाएगी। कुछ होते हैं कोडिंग क्षेत्र। कोडिंग का मतलब जो कोड बताते हैं, इसको एक्सॉन्स भी कहते हैं। एक्सॉन्स यानी प्रोटीन के जो स्रोत, जो जीन को प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। जीन जो है, जीन सूचनाएं देता है ना कि व्यक्ति की आंखें इस कलर की होनी चाहिए, तो उस प्रकार का वो प्रोटीन बनाएगा। जीन से ही निर्धारित होता है प्रोटीन का बनना। तो प्रोटीन अगर बन रही है तो उसको बोलते हैं कोडिंग क्षेत्र, कोड हो रहा है वो, एक्सॉन्स बोलते हैं। और नॉन कोडिंग का मतलब इसको इंट्रॉन्स बोलते हैं, प्रोटीन नहीं बनती है। ये मतलब जंक डीएनए होता है, इसको बोलते हैं जंक डीएनए। जंक यानी कूड़ा करकट के रूप में डीएनए, ठीक है। तो ये बात है आपको समझ आ गई। रेगुलेटरी एलिमेंट्स, नियामक तत्व क्या होते हैं? वे जीन जो जीन को ऑन या ऑफ, ऑन को प्रमोटर, ऑफ को एनहांसर करने का काम करें, ठीक है। तो वे जीन जो किसी जीन को ऑन या ऑफ, ऑन का मतलब उस जीन के लक्षण दिखाई दें, ऑफ का मतलब उस जीन के लक्षण ना दिखाई दें मानव के शरीर पर, उसका काम करें वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का परिणाम रिजल्ट क्या रहा है ना, जो 1990 से 2003 तक चला। तो इसमें क्या है? एक शब्द है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो सीक्वेंस है जो बेस पेयर थे उस पर टैग्स था। एक्सप्रेस्ड यानी अभिव्यक्ति, जो लिखा था उसको अभिव्यक्त किया जाना था। तो ये आरएनए के रूप में व्यक्त खंड थे, व्यक्त यानी एक्सप्रेस्ड टैग्स थे, लेकिन किसके रूप में? आरएनए के रूप में, ठीक है, ध्यान रखना है। आरएनए के रूप में व्यक्त जो खंड थे उसको बोला गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। सबसे बड़ा मानव जीन मानव में जो पाया जाता है वो है डायस्ट्रोफिन, सबसे बड़ा जीन है। इसमें जो बेस पेयर आपको मिलेंगे वो 2.4 मिलियन मिलेंगे, नहीं 24 लाख क्षार मिलेंगे आपको। 24 लाख क्षार मिलते हैं, बेस पेयर मिलते हैं इसमें। किसमें? सबसे बड़ा जो मानव का जीन है डायस्ट्रोफिन, ठीक। इस जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये रहा, कहा गया कि मानव जो जीनोम है यानी पूरे जितने जीन है वो 300 करोड़ नाइट्रोजन क्षार युग्मों से बने हैं। यानी उसमें बेस पेयर जो नाइट्रोजन के बेस पेयर है मानव के जीनोम में यानी पूरे डीएनए में वो 300 करोड़ हैं। मानव में जो जीनोम है वो उसमें 30,000 जीन है, यानी टोटल जो जीन कितने हैं मानव में? 30,000। और बात जो कही गई है इसमें यहां पर कि टोटल अगर डीएनए आपका 100% है, इसमें 300 करोड़ नाइट्रोजन के बेस पेयर हैं, उसमें से 50% जो डीएनए है उसको जंक बोलते हैं, इसका कोई काम नहीं है, जंक है, कचरा है, रिपीटेड सीक्वेंस है, ये रिपीट होता है बार बार, पुनरावृत्त यानी बार बार रिपीट होता है, इसका कोई यूज नहीं है, इस पर कोई सूचनाएं नहीं है, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता। जीनोम में 50% से अधिक डीएनए प्रोटीन निर्माण नहीं करते क्योंकि जंक है। बाकी जो 50% है उसे ही में 30,000 जीन है। जीन हम उसी को बोलते हैं जो प्रोटीन बनाए, ठीक है, इसी को जीनोम बोलते हैं। और इस जीनोम में से केवल 2% सक्रिय किसी विशेष कोशिका में प्रोटीन कोडिंग, संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण करते हैं। केवल 2% सक्रिय होते हैं इसमें से भी, ठीक है। मतलब कोई एक कोशिका में, जैसे होते तो 30,000 है, वो 30,000 काम करेंगे, लेकिन किसी एक कोशिका में, खास किसी कोशिकाएं तो भी अलग अलग प्रकार की हैं। आंख की कोशिका अलग है, पैर की कोशिका अलग है। तो किसी विशेष कोशिका में केवल 2% जीन ही सक्रिय होते हैं,
ठीक है, प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन कोडिंग या संश्लेषण में या प्रोटीन निर्माण में, ठीक है। इसमें कहा गया है कि समानता, सभी मनुष्यों को 99.9% न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो होता है, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम यानी बेस पेयर का जो सीक्वेंस है टीजीसी का, वो एक समान होता है। सोचिए, केवल 0.1% अंतर ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। हम में जो बेस पेयर है मानव में वो कितने हैं, तो बताया गया कि 300 करोड़ बेस पेयर है। 300 में से 150 करोड़ तो खराब ही है, उनसे प्रोटीन नहीं बनता, तो बचे 150 करोड़। 150 करोड़ के जो 99.9% निकालिए वो हम सब में सेम है बेस पेयर। बाकी पॉइंट जो 0.1% है, उसी वजह से हम लोग अलग अलग दिखते हैं, उसी सीक्वेंस की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव जीनोम परियोजना के लाभ क्या हुए, तो इसको बोलते हैं जैविक क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है ना, बायोलॉजिकल है ना क्रांति, है ना, जैव क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है, बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लाभ क्या हुए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए, पहला लाभ तो है जीन थेरेपी। मानव जीनोम परियोजना में क्या हुआ, मानव के जीन को पढ़ा गया, हर जीन को पढ़ा गया, जीन को पढ़ा गया कि किस जीन का मतलब क्या है, इस जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है, इस जीन से कौन सा प्रोटीन नहीं प्रोटीन बनता है, कौन सा रोग इस जीन के ना होने पर या होने पर होता है। तो जीन थेरेपी आई। इस थेरेपी में क्या होता था कि जब मान लीजिए किसी को कोई रोग है, जैसे इंसुलिन है किसी को, इसका मतलब है उसका इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जो जीन है अग्नाशय में, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको क्या किया जाए, एक कैंची ली जाए, उससे उसको काटा जाए और दूसरा जीन डाल दिया जाए जो इंसुलिन बनाए। तो इसको बोलते हैं जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा। और क्या था, आनुवांशिक रोगों की पहचान की गई इससे। आनुवांशिक रोगों की क्या की गई, पहचान, ठीक है। आनुवांशिक रोगों की पहचान, जो जेनेटिक जो डिजीज होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, उनकी पहचान, जैसे हीमोफीलिया आप जानते हैं, है ना। इसमें अगर किसी व्यक्ति को घाव कट लग जाता है तो उससे खून निकलता रहता है, रुकता नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल यानी जो कोशिकाएं हो जाती हैं वो हसिया जैसी हो जाती हैं, सिकल माने होता है हसिया, सिकल सेल एनीमिया यानी एनीमिया यानी खून की तो कमी हो ही रही है, साथ ही साथ वो जो सेल ऐसी होती हैं आरबीसी, वो आरबीसी जो आपकी जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो ऐसी ना होकर उसमें खून की कमी हो गई, वो और सेल के है ना सिकल के आकार में बन जाती है, ऐसी बन जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया ये भी एक क्या है, आनुवांशिक रोग है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी ये क्या है, आनुवांशिक है। 1200 प्लस बीमारियों हेतु जिम्मेदार जीन की पहचान की गई इस जीनोम प्रोजेक्ट में। 1200 से ज्यादा रोग किन जीनों से होते हैं, किन जीनों में डिसबैलेंस की वजह से होते हैं, वो इस मानव जीनोम परियोजना के तहत समझा गया। इसके बाद एक पर्सनल जीनोमिक्स भी कॉन्सेप्ट आया। पर्सनल जीनोमिक्स का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के जीन को समझना, जैसे मेरे बारे में समझना हो तो पर्सनल, उसको जीनोमिक्स कहेंगे। एक व्यक्ति का संपूर्ण जीनोम अनुक्रम निर्धारण और विश्लेषण, मेरे एक व्यक्ति का पूरा जीनोम लो, उसका अनुक्रम निर्धारण देखो, है ना, सीक्वेंस देखो उसका बेस पेयर का और विश्लेषण करो। तो इससे क्या पता चलेगा मेरे बारे में, अगर मेरे जीनोम को देखेंगे टोटल तो पता चल जाएगा मेरे जीन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या सही है। इससे बीमारियों का जोखिम हमें पता लग जाएगा कि हमारे शरीर में डिजीज का जो रिस्क है वो कितना है। जैसे एक ब्रेस्ट कैंसर का एक जीन होता है, उसकी खोज की गई, जो महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन कैंसर का एक जीन है, वो है BRCA1 BRCA2, इसकी खोज हुई, इसकी खोज की गई। तो क्या है, इससे हम बीमारियों का जोखिम पता लगा सकते हैं। जीन अगर एक व्यक्ति को पर्सनल जीनोमिक्स नहीं एक व्यक्ति के पूरे जीनोम को पढ़े तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इसी से मानव जीनोम प्रोजेक्ट से कुछ कस्टम ड्रग्स बनाए जाने लगे, दवाएं, कस्टम ड्रग्स या डिजाइनर ड्रग्स बोल दो आप, डिजाइन माने बनाना या कस्टम माने बनाना, या सटीक औषधि इसको बोलते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन, यानी ऐसी दवा बनाओ कि जो सीधा उसी पर है ना टच करे, सीधा टच करे रोग पर, है ना, सीधा हिट करे रोग पर और वो रोग खत्म हो जाए। इसको फार्माकोजीनोमिक्स भी कहते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स, ठीक है। फार्माकोजीनोमिक्स का मतलब क्या है, ये जीनोमिक्स तो है ही, साथ में फार्मा जुड़ गया, फार्मा का मतलब दवाइयां। इससे क्या होगा, मतलब कस्टम ड्रग या डिजाइनर ड्रग या सटीक औषधि ऐसी औषधि होती है
जो कि अब देखिए दवाई जो नॉर्मल होती है वो हमें भी डॉक्टर वही देता है, आपको भी देता है, बट मुझे उससे आराम हुआ, आपको नहीं हुआ। लेकिन अब जीनोम के आधार पर अगर आपका जीनोम पढ़ लिया जाए, जीन पढ़ लिया जाए पूरा, तो आपको मैं डॉक्टर से पता लगा लेंगे कि आपका ये जीन डिफॉल्ट है, इसके लिए ये दवा दी जाएगी, तो वो वही दवाई जो बनाई जाएगी आपके लिए वही कस्टम ड्रग है, डिजाइनर ड्रग है या सटीक औषधि है। तो इससे बेटर ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया इलाज होगा ट्रीटमेंट, और साइड इफेक्ट इसके जो होंगे, जो नकारात्मक प्रभाव होंगे वो कम होंगे। जैसे ट्रेस्टुजुम है ना, ट्रेस्टुजुमैब, इसको हर्सेप्टिन भी बोलते हैं। एक दवा बनाई गई, कस्टम ड्रग बनाई गई, किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर हेतु दवा, है ना, स्तन कैंसर महिलाओं में जो हो जाता है। HER2 प्रोटीन अधिक हो, अगर HER2 प्रोटीन अधिक बन रहा है उसका मतलब है ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो उसके लिए फिर ए कस्टम ड्रग बनाई गई, है ना, अगर ए प्रोटीन ज्यादा है। इसके बाद इस जीनोम परियोजना के लाभ में क्या है? जीन की हमें संरचना का पता चला कि जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्य का अध्ययन, जीन के काम फंक्शन क्या होते हैं। विभिन्न प्रजातियां जो अलग अलग, जैसे मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति जैसे ऑस्ट्रेलॉयड है, मंगोलॉयड है, आर्य है, ठीक है, अफ्रीकी नीग्रो है, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सका, क्योंकि जो जीन मानव जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें कई हजारों लोगों के सैंपल लिए गए थे जीनोम के। तो इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलेगा? मानव की उत्पत्ति के बारे में हम जान सकते हैं कि अलग अलग महाद्वीपों में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो पता चला कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया था, वो सब इसी से पता चलता है। इसके बाद वैश्विक जीनोम पहले, तो एक तो हो गया विश्व की यानी ग्लोबल जीनोम की जो इनिशिएटिव्स हैं, तो एक क्या हो गया? HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड, हमने रीड किया, अभी केवल अभी हमने उसको रीड किया, पढ़ा है कि जीन पर लिखा क्या है, उसको बदला नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे? HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी है लेकिन ये राइट है, हम लिखेंगे, हम कंप्यूटर पर लिखेंगे, सुपर कंप्यूटर पर हम चीजें लिखेंगे, जीन को बनाएंगे, जीनोम को बनाएंगे, हम जीनोम को बनाएंगे, इसको बोलते हैं HGP राइट। और ये 2016 में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रयोगशाला में नहीं, लेबोरेटरी में कृत्रिम DNA बनाना। DNA तो मानव में होता है, बट साइंटिस्ट या जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो कृत्रिम आर्टिफिशियल एक DNA बना रहे हैं। कहां पर? कंप्यूटर पर। कृत्रिम मानव जीन में बदलना उसको, यानी उसको मानव की तरह जीन में बदलना, कृत्रिम मानव जीन में बदलना उसको, मतलब ये राइट है। अभी रीड था, हमने मानव बहुत सारे लोगों का सैंपल लिया, उनके जीनोम लिए, उनके जीनोम के जीनों को पढ़ा और अध्ययन किया। अब हम क्या कर रहे हैं? सुपर कंप्यूटर पर जीनों की संरचना बना रहे हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर पर, और देख रहे हैं कि कैसा बन सकता है जीनोम, उसी को कहा गया राइट, लिखना। राइट माने लिखना। तो प्रयोगशाला में कृत्रिम DNA बनाना, कंप्यूटर पर कृत्रिम मानव जीन में बदलना। शुरुआत इसकी किसने की थी? एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है एक, उसका नाम है द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, उत्कृष्टता केंद्र, किसके लिए? फॉर इंजीनियरिंग बायोलॉजी, ठीक है, अभियांत्रिकी, है ना, जीव विज्ञान अभियांत्रिकी के लिए। और एक है इंटरनेशनल कंसोर्टियम, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ जिसको बोलते हैं, इनके द्वारा राइट को, HGP राइट को शुरू किया गया। तो इसमें क्या है? राइट में है, रीड में था कि अलग अलग देशों से जो अलग अलग मानव थे उनके जीनोम को पढ़ा गया, रीड किया गया। इसमें क्या है? लैब में, प्रयोगशाला में हम DNA जो जीनोम है उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जीनों को बना रहे हैं, तो ये राइट हुआ। राइट माने लिखना। चौथा है, तीसरा है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं अर्थ, यानी E, B से बायोजीनोम, बायोजीनोम, P से प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट है ये। अर्थ माने जो धरती पर बायो यानी जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका जीनोम बनाया जाएगा। मानव का तो बन चुका, अब सब जीवों का। तो जीव विज्ञान का इसका मून शॉट भी कहते हैं इसको, क्योंकि मून शॉट यानी पूरे, अगर चंद्रमा से देखें तो एक शॉट पूरी धरती क्लिक में आ जाएगी। तो ये अर्थ बायोजीनोम है। इसका मतलब क्या है कि धरती पर जितने भी जीव हैं उन सबका क्या बनाया जाएगा? उन सबका बनाया जाएगा क्या? उसका, उन सबके जो जीनोम है, जीन है, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो इसको देखें आप,
इसका जो 2018 से 28 तक चल रहा है और फेज 2 इसका 2035 तक चल रहा है। 2 चरण है इसमें, 2018 से 28 और दूसरा 2035 तक 28 से। इस पर क्या लिखा है, पृथ्वी पर मौजूद सभी यूकैरियोटिक, कल हमने यूकैरियोटिक के बारे में बताया था। एक होता है कोशिकाएं, 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केवल 3 चीजें आती हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, नीलहरस शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तीसरा माइकोप्लाज्मा। उनको छोड़कर कुछ भी देखिए आप जीव विज्ञान में, आपको वो सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक जीव है, जो ऐसा माना गया कि 27 लाख है ऐसे जीव। तो उनकी जीनोम की मैपिंग करनी है। जैसे हमने जीनोम की मैपिंग की थी, जीनोम को पढ़ा था इसमें HGP रीड में, और इनका एक डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है, एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, है ना, पुस्तकालय बनाया जाएगा डिजिटल रूप में। उनकी जीनोम की स्ट्रक्चर को रखा जाएगा कि किस जीन से क्या होता है। लाभ क्या होंगे इससे, जैव विविधता का संरक्षण होगा, क्योंकि अगर हमें पता चला कि कोई जीव, जो कोई प्रजाति खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है, तो उसके जीनोम को हम सुरक्षित रख रहे हैं ना, तो हमें पता रहेगा कि उसका जीन जो है वो इस प्रकार से था, है ना। तो जैव विविधता का संरक्षण होगा, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। जलवायु परिवर्तन से जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उनका भी हम अध्ययन कर पाएंगे। खाद्य सुरक्षा, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कृषि में बदलाव हो रहे हैं, तो खाद्य सुरक्षा में भी, है ना, हम समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत है, और नई औषधियां जो न्यू ड्रग्स हैं वही बनाई जा सकेंगी। भारत ने क्या पहल की, भारतीय पहल देख लीजिए, तो भारत ने एक चलाया है IIVS, इसको बोलते हैं II माने इंडियन इनिशिएटिव। भारत की एक इनिशिएटिव है, पहल है, किसके लिए, ऑन अर्थ, यानी जो पृथ्वी पर बायोजीनोम, यानी पृथ्वी पर जो जीव है बायोजीनोम, और एस का मतलब सीक्वेंसिंग, उनकी हमें जीनोम की, बायो यानी जो जीव जंतु हैं उनके जीनोम की हमें सीक्वेंस करनी है, उनके क्रम लगाने हैं जो अर्थ धरती पर है। इसका नेतृत्व किया है भारत के एक संगठन ने, NIPGR, इसको बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जीनोम रिसर्च। और इसके साथ 24 संस्थान और मिले हुए हैं, जो कि IIVS प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव है उसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जीनोम स्ट्रक्चर को मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहल देख लीजिए, इनिशिएटिव। तो भारत ने चलाया एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GIP, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब चलाया, 2020 में। किसने चलाया, DBT ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें नोडल केंद्र किसको बनाया गया, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में है, जो आपको पता होगा IISc। और IISc का एक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, उसको नोडल केंद्र बनाया गया इसमें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में। इसमें क्या किया गया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में भारत भर से 10,000 लोगों को लिया गया, विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले, हर जाति, हर धर्म, ऐसा हर क्षेत्र से विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 भारतीयों को लिया गया और उनके जीनोम का सीक्वेंस लगाया गया, जीनोम अनुक्रमण किया गया। इसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है फरवरी 2024 में। और भारतीय आबादी हेतु ये क्या बनाया जाना है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय आबादी के लिए एक रेफरेंस जीनोम हम तैयार करेंगे। रेफरेंस का मतलब हम 10,000 लोगों के जीनोम को देखेंगे और फिर हम एक एवरेज लगाएंगे कि भारतीय लोगों का एवरेज जीनोम कैसा है, तो उसको बोल देंगे रेफरेंस, यानी संदर्भ जीनोम बनाएंगे हम। तो हो गया ये। दूसरा है इंडीजेन प्रोग्राम, ये 2019 में प्रारंभ हुआ था CSIR के द्वारा, आप जानते ही होंगे, काउंसिल यानी परिषद और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक एंड इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक रिसर्च यानी अनुसंधान। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको बोलते हैं, इसने इंडिजन प्रोग्राम किया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा के लिए, कि कोई व्यक्ति मान ली पर्सनल जीनोमिक्स के लिए कोई व्यक्ति है उसके जीनोम को स्टडी किया जाए। 1000 से अधिक भारतीयों का जीनोम इसमें सीक्वेंसिंग की गई, जीनोम सीक्वेंसिंग, जिनको पढ़ा गया कि कैसे जीन है वो किस सीक्वेंस में है, क्या दिक्कत हो सकती है। इसके बाद है INSACOG, भारत की पहल है। IN से बनेगा इंडियन, SS से बनेगा
CO से बनेगा CoV-2, ये SARS-CoV-2 क्या है, कोरोना वायरस, ठीक है। C से बनेगा कंसोर्टियम ऑन, G से बनेगा जीनोमिक्स। मतलब भारत की ये पहल है तो इंडियन SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के लिए है, कंसोर्टियम यानी वैज्ञानिकों की परिषद है, और जीनोमिक्स। इसका प्रारंभ हुआ दिसंबर 2020 में, कोरोना वायरस के बाद। इसमें क्या किया गया, देश भर में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं खोली गई, लेबोरेटरी खोली गई, इनका नेटवर्क बनाया गया कोरोना वायरस के जीन अनुक्रमण के लिए, कोरोना वायरस का जीन की मैपिंग के लिए, कोरोना वायरस में कैसे जीन है, किस जीन जो है ना उसके जीन से किस प्रकार मनुष्यों को नुकसान हो रहा है। और ये जो इंसाकॉग था, इसमें भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय था, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, CSIR वही सेंट्रल फॉर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च था, और ICMR था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना। मेडिकल रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद। तो इन चारों ने मिलकर, चारों संस्थाओं ने मिलकर इंसाकॉग को चलाया, और इसमें कहा गया कि हम कोरोना वायरस के जीन का मैपिंग करेंगे, और म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन जो होता है जीन में बदलाव, क्योंकि जीन बदल रहा था, कोरोना वायरस लगातार अपने जीन को बदल रहा था, तो उसके नए नए वेरिएंट आ रहे थे, वह नए वेरिएंट्स जो आ रहे थे जैसे डेल्टा है, ओमिक्रॉन, इसकी निगरानी करना। तो ये इंसाकॉग है। और चौथा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र, इसको बोलते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो कि फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 2022 में की गई है। भारत का अपना क्या है, DNA डेटा बैंक, DNA डेटा बैंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम टाइमलाइन देख लीजिए आप। वर्ष 1900, यहाँ पर वर्ष या घटना है, 1982 में क्या हुआ, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड बनाया गया, नेशनल बोर्ड, ठीक है। नेशनल, इसको ऐसे पढ़ेंगे, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, नेशनल राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में। 1986, 4 साल बाद नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का नाम बदल दिया गया, और उसको बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एक संस्था आई CCMB, CC माने सेंटर फॉर सेलुलर, सेंटर यानी केंद्र, सेलुलर यानी कोशिकी के लिए, कोशिकाओं वाला, एंड मॉलिक्यूलर यानी आणविक बायोलॉजी। तो सेंटर फॉर सेलुलर यानी कोशिकीय और मॉलिक्यूलर यानी आणविक बायोलॉजी के लिए एक CCMB सेंटर बनाया गया हैदराबाद में, और इसका काम था DNA रिसर्च प्रारंभ करना, DNA पर रिसर्च करना, DNA पर क्या करना, रिसर्च करना, ठीक है। इसके बाद 1988, 2 साल बाद, CCMB के जो वैज्ञानिक थे, इसी CCMB के सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के, इनके एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर लालजी सिंह। इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का भारत में विकास किया, और भारत विश्व का तीसरा देश बन गया DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA से जांच करना, DNA से जांच करना, है ना, अपराधियों को पकड़ना, पैतृक, है ना, पैतृक निर्धारण करना, तो ये सब DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक लालजी सिंह के द्वारा बनाई गई। कृषि में भारत देख लीजिए, 2002 में अंतरराष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण परियोजना चलाई गई थी, इंटरनेशनल राइस यानी चावल जीनोम सीक्वेंसिंग यानी अनुक्रमण प्रोजेक्ट यानी परियोजना। इसमें शामिल हुआ था भारत, कब, 2002 में। अंतरराष्ट्रीय चावल के जीन को देखा जा रहा था, उसके जीनोम की स्टडी की जा रही थी। तो इसमें चावल का 6वां गुणसूत्र था, गुणसूत्र 6 के हिस्से को डिकोड करने की जिम्मेदारी ली थी भारत ने, कि हम जो चावल का जो गुणसूत्र क्रोमोसोम 6 है उसको हम डिकोड करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2005 में क्या हुआ, चावल का जीनोम सफलतापूर्वक अनुक्रमित कर लिया। चावल का जो जीनोम था, हम लोगों ने 2002 में जिम्मेवारी ली थी, और 2005 में हमने चावल का जो जीनोम था वो सफलतापूर्वक अनुक्रमित यानी हमने कर लिया पूरा। तो कृषि जीनोमिक्स की शुरुआत हुई। 2009 में क्या हुआ, भारत ने फर्स्ट मानव जीनोम अनुक्रमण किया, पहली बार मानव के जीनोम को भारत ने 2009 में डिकोड किया। इसके द्वारा CSIR IGIB, CSIR तो वही है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी एक संस्था, इसी के अंतर्गत IGIB यानी इंस्टीट्यूट यानी संस्थान ऑफ जीनोमिक्स के लिए, एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एकीकृत बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए। 2011 में क्या किया भारत ने, अरहर जिसको पिजन पी कहते हैं, इसका जीनोम डिकोड किया, इसका भी जीनोम बनाया विश्व में पहली बार ICAR के द्वारा। वही है इंडियन काउंसिल फॉर इंडियन
काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। और 2015 में आम जो मैंगो था उसके जीनोम को बनाया भारत में, तो समझ लीजिए आप। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करते हैं, आनुवांशिक को बोलते हैं जेनेटिक और अभियांत्रिकी को बोलते हैं इंजीनियरिंग। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जीन के स्तर पर। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के जीनोम, जो जीनोम है उसमें से उस जीनोम में, जीनोम तो पूरा जीन है, जीनोम तो पूरे जीनों का समूह है, उसमें से हम कुछ जीन हटा देंगे या कुछ जीन जोड़ देंगे, कुछ हटा देंगे जीन और कुछ जोड़ देंगे, कुछ हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट किया जाता है फॉरेन जीन को जोड़कर, फॉरेन विदेशी जीन, विदेशी जीन का मतलब होता है दूसरी प्रजाति। जैसे मानव में है, और मानव में मान लीजिए इंसुलिन नहीं बन रहा है पैनक्रियाज में, ठीक है, तो इंसुलिन के लिए एक जीन जिम्मेवार है, तो उस इंसुलिन जीन को हमने मान लीजिए उठा के डाल दिया दूसरे किसी उससे, ठीक है, मान लीजिए हमें सुअर के कोई जीन को लेकर डाल दिया इसमें, तो एक फॉरेन जीन हुआ सुअर का जो जीन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक चावल है, ठीक है, ये चावल सफेद कलर का होता है, चावल में हमने एक जीन डाल दिया बाहर से, बाहरी जीन को बोलते हैं फॉरेन जीन। बाहरी का मतलब होता है चावल का जीन ना होना चाहिए और बाकी किसी भी प्रजाति का हो, उसको फॉरेन जीन बोलते हैं। जैसे चावल के जीन में हमने डैफोडिल जो पौधा होता है उसके जीन को डाल दिया, तो चावल जो है, चावल में विटामिन ए की क्वालिटी आ गई। चावल में विटामिन ए नहीं होता, बट हमने चावल के जीन में डैफोडिल डाल दिया, डैफोडिल जो कि फॉरेन जीन है उसका जीन डाल दिया, तो ये बदलाव हो गया। तो हम इसको देखते हैं, जीवाणु द्वारा इंसुलिन का निर्माण या उत्पादन, है ना। तो हम बैक्टीरिया के द्वारा इंसुलिन बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और उत्पादन प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे देखिए, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, हमारे शरीर में अग्नाशय पैनक्रियाज है, उसमें होती है बीटा सेल, ठीक है, बीटा सेल, बीटा सेल ही बनाती हैं इंसुलिन जीन। बीटा सेल मतलब बीटा सेल इंसुलिन बनाती हैं, और बीटा सेल में ही एक जीन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन का जीन। हमने बीटा सेल मान लीजिए, ऐसा मैं समझाता हूं आपको तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप देखिए, मान लीजिए ये जो जीन है नीला वाला, ये इंसुलिन का जीन है। ये तो पूरी की पूरी जो बीटा सेल है, ये बीटा सेल है, ये पूरी लाल और जो है ये पूरी बीटा सेल है। इसमें ए वाला जो जीन है नीला वाला, इसको इंसुलिन का जीन कहा जा रहा है क्योंकि ये इंसुलिन बनाता है। तो इसमें से हमने इसको काट दिया, यहां से कट कर दिया। कट करने के लिए एक मेथड होती है RE, यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। R से बनता है रिस्ट्रिक्शन और E से बनता है एंडोन्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज। ये क्या है, कैंची होती है, देखो लिखा है DNA कैंची भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये DNA को काट रहा है, क्योंकि जीन भी तो DNA का हिस्सा है ना, तो DNA कैंची या आणविक कैंची, क्योंकि ये अणु को भी काट रहा है, ये अणु है, जीन है। इसको मॉलिक्यूलर यानी आणविक या DNA सीजर्स वाले कैंची बोलते हैं, क्योंकि इससे किसी जीन को काटा जाता है। तो ये होता है रेस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियेज, न्यूक्लियस का मतलब होता है काटना, कहीं भी न्यूक्लियस देखिए उसका मतलब होता है काटना, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। एंडो यानी अंदर से काटना, तो इसको काट दिया, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसने काटा। एक बैक्टीरिया है इकोलाई, बैक्टीरिया तो ऐसा होता है ना, हमने कल बताया था, उसमें कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है, उसमें कुछ ना आपको केंद्रक दिखेगा, आपको ना कोशिकांग जो झिल्ली युक्त होके वो दिखेंगे। तो इकोलाई बैक्टीरिया है। इसमें मैंने बताया था कि इसका जो DNA होता है वो ऐसा बिखरा पड़ा होता है, ऐसा कल भी बताया था, और एक एक्स्ट्रा DNA होता है ऐसा गोल गोल, जिसको प्लाज्मिड कहा था हमने कहा था ये प्लाज्मिड काम में आएगा आगे चल के बायोटेक में। तो इस प्लाज्मिड को हमने निकाल लिया। इसको भी किस तकनीक से निकाला, इस कैंची से काटा, किससे, RE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इसको भी काटा। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी आंतों में भी पाया जाता है। तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया में जो एक तो है इसका ये DNA, और यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा DNA प्लाज्मिड के रूप में होता है, एक्स्ट्रा DNA। तो हमने एक्स्ट्रा DNA लिया, इसको काटा, ठीक है, आणविक कैंची से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि कंबाइन कर दिया दोनों को। कैसे किया मैं बताता हूं आपको। ये मान लीजिए प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड में से भी कुछ कटा था, प्लाज्मिड से कुछ कटा था, और ये था किसका,
ये था इंसुलिन का जीन, तो यहां पर वो जोड़ दिया, तो कंबाइन क्या हो गया, कंबाइन युग्मित हो गया, जुड़ गया क्या, इंसुलिन जीन और प्लाज्मिड। अब ये दोनों जुड़ गए एक ही उसमें, देखो जुड़ गया ना, ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन का जीन है और ये प्लाज्मिड है। अब फिर क्या किया हमने, अलग अलग करके इसको चिपकाया, मतलब ये चिपक गया। चिपकाने के लिए एक एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एक गोंद होती है, तो लाइगेज एंजाइम जो होता है वो एक गोंद की तरह काम करता है, ग्लू की तरह। इसको मॉलिक्यूलर या डीएनए ग्लू कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर आणविक या डीएनए को जोड़ रहा है, दो डीएनए को जोड़ रहा है। तो लाइगेज की मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से जुड़ा। तो अब क्या बन गया, अब बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड तो है, यानी जैसे प्लाज्मिड में डीएनए है, लेकिन अब वो रिकॉम्बिनेंट बन गया, उसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया उसका उसमें, क्योंकि ये आ गया इंसुलिन का जीन। फिर हमने क्या किया, फिर उठा के इसको उठा के फिर से हम लाए, जो रिकॉम्बिनेंट है जो प्लाज्मिड, इसको उठा के फिर से यहां पर रख दिया, क्योंकि इसको निकाल लिया था। तो हमने ट्रांसफर किया हुआ है वेक्टर, इसको ट्रांसफर कर दिया। वेक्टर माना होता है वाहक, जो ले जाए, ठीक है। तो हमने इसमें इसको उठा के और यहां पर हम ले गए, ट्रांसफर बाय वेक्टर। तो अब क्या होगा, अब जो इकोलाई होगा जीवाणु, अब ये क्या काम करेगा, ये इंसुलिन बनाने लगेगा अब ये बैक्टीरिया। तो इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि जीन इसमें बदल चुके हैं। इस बैक्टीरिया के जीन में कुछ एक जीन आ गया है, किसका, इंसुलिन का, तो इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मतलब होता है पारजीनी, पार माना बदल जाना, पारजीनी जीवाणु हो गया अब ये इकोलाई। और अब ये इकोलाई क्या करेगा, इसको हम उपयुक्त माध्यम देंगे, है ना, सूटेबल मीडियम देंगे और पोषण भी देंगे इसको बोलते हैं कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संवर्धन करेंगे इसका, और इससे इकोलाई का गुणन होगा, रेप्लिकेट करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कई इकोलाई, अभी एक इकोलाई का जीवाणु है, बहुत सारे इकोलाई बन जाएंगे, इकोलाई के बहुत सारे जीवाणु बन जाएंगे। बहुत सारे जब बन जाएंगे तो हर जीवाणु क्या बनाएगा, हर जीवाणु इंसुलिन बनाएगा, और बहुत सारा इंसुलिन इकट्ठा हो जाएगा, इंसुलिन का उत्पादन। तो ये होती है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको समझ में आई हो। डायबिटीज यानी जिसको बोलते हैं मधुमेह, शुगर, उसके उपचार के तरीके। डायबिटीज क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, उस अग्नाशय में जो बीटा सेल है जो कि इंसुलिन बनाती है, वो इंसुलिन का जीन जो काम नहीं कर रहा सही से, तो आप क्या करें, एक तो इंसुलिन का इंजेक्टर यानी इंजेक्शन लें, और दूसरा अग्नाशय की जो बीटा सेल है उसमें इंसुलिन जीन का प्रवेश करा दें, क्योंकि बीटा सेल जो होती है उसी में तो इंसुलिन का जीन है ना, वो इंसुलिन का जीन काम नहीं कर रहा तो आप उसको प्रवेश करा दें। किसके माध्यम से, जीन थेरेपी के माध्यम से। जीन थेरेपी में यही तो होता है कि किसी जीन को काटा, किसी जीन को जोड़ा, किसी जीन को, है ना, बदलाव किया, यही तो होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। वेक्टरों और वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लें, जो कि ले गया था। वेक्टर मैंने बताया था मैंने कि जो प्लाज्मिड था, डीएनए से जो प्लाज्मिड था, जिसमें जुड़ा क्या हुआ था, प्लाज्मिड में जुड़ा हुआ था इंसुलिन, और उसको फिर से ले गए थे हम किसमें, फिर से ले गए थे जीवाणु में। तो वेक्टर यानी वाहक, जो डीएनए या जीन को ले जाए, तो वो डीएनए और जीन को ही तो ले गया था, उसमें एक प्लाज्मिड भी होता जो प्लाज्मिड ले गया था। ये जीवाणु में जीन को ले जाता है, जीवाणु में जीन का ट्रांसफर करता है, तो प्लाज्मिड ही तो था वो। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम, जो पेड़ पौधों में ले जाता है। पेड़ पौधों में अगर किसी जीन को दूसरे जीन को डालना है तो इसकी मदद लेनी पड़ेगी। वायरस भी जंतु या मनुष्य में, अगर हम में या किसी जंतु में, अगर, है ना, अगर कोई वेक्टर, मतलब वेक्टर का मतलब डीएनए या जीन को पहुंचाना है तो वो वायरस के थ्रू जाएगा। सोचिए आप। अगला होता है कॉस्मेट एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल कृत्रिम गुणसूत्र, ये सब एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए होते हैं, ये जो कॉस्मेट है। ठीक है, तो ये वेक्टर है जो जीनों को, जीन इंजीनियरिंग में जब जीन इंजीनियरिंग करते हैं, जीनों को ले जाते हैं। जीवाणु में अभी प्लाज्मिड ले गया था, पेड़ पौधों में एग्रोबैक्टीरियम ले जाएगा, जंतु मनुष्य में वायरस ले जाएगा, प्रयोग के लिए ये है। अब जीएम क्रॉप्स देखिए। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली इनका जीन जो है, देखो लिखा है जीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनका जीन बदल चुका है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी फसलें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या जेनेटिकली एडिटेड फसलें। एडिटेड का मतलब उनको एडिट किया गया क्रॉप्स, या आनुवांशिक रूप से, लिखा है जेनेटिकली माने आनुवांशिक, और मॉडिफाइड यानी रूपांतरित, और क्रॉप्स यानी फसलें। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, हम कुछ ऐसी फसलें बनाएंगे जिनमें हम बाहर से जीन डालेंगे, ताकि
उन जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनमें ज्यादा उत्पादकता हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, उनको रोग ना लगे कोई भी, उनमें जो है ना खरपतवार हो जाती है, हर्ब्स उग आते हैं तो उसमें खरपतवार ना आए, उनमें विभिन्न प्रकार के कीट पतंग आ जाते हैं, वो ना आए, ठीक है। तो उसलिए है ना इसके लिए भी हम जीएम क्रॉप्स का निर्माण करते हैं। 3 प्रकार की जीएम क्रॉप्स होती हैं। एक होती है सिसजेनिक जीएम फसलें, एक होती है सिसजेनिक। सिस का मतलब होता है सेम, समान प्रजाति में जीन का अंतरण। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का जीन किसी दूसरे कुत्ते में डाल दो तो समान प्रजाति में जीन का अंतरण कर दिया, ठीक है। तो ये सुरक्षित है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। दूसरा है ट्रांसजेनिक, इसको बोलते हैं पारजीनी जीएम फसलें। ट्रांस का मतलब बदलना, दो विभिन्न प्रजातियों के बीच जीन का स्थानांतरण। अभी आपने देखा जीवाणु और मनुष्य, ठीक है। आप आगे भी देखेंगे कि बहुत है ना विभिन्न प्रजातियों के बीच जीन का स्थानांतरण। हम ज्यादातर जो फसलें हैं, फसलों में हम जो जीन का स्थानांतरण करते हैं वो जीवाणु बैक्टीरिया के थ्रू करते हैं, आगे देखेंगे हम। तो दो विभिन्न प्रजातियों के बीच जीन का स्थानांतरण, लेकिन ये प्रसिद्ध बहुत है, लेकिन इसका सुरक्षा मूल्यांकन, सेफ्टी एवेल्यूशन जरूरी होता है। क्योंकि देखिए आप जीन अगर चेंज कर रहे हैं तो जीन के स्तर पर कुछ भी अगर गड़बड़ी हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। एक होता है नॉन ट्रांसजेनिक जीएम फसलें, मतलब कोई जीन का अंतरण नहीं, कोई जीन ना तो जोड़ा जाएगा, बट केवल जीन को हटाना है। इसमें से हम जीन को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसजेनिक। ये सुरक्षित भी है, प्रसिद्ध भी है, क्योंकि हम बाहर से कोई जीन डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम उसमें से जो सिसजेनिक है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ट्रांसजेनिक महत्वपूर्ण है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यानी पारजीनी फसलें। पार का मतलब होता है दूसरी प्रजातियों के जीन, ठीक है। पादप जीनोम में, पादप यानी पेड़ पौधों के जीनोम में बाह्य जीन, बाह्य मतलब बाहर का, फॉरेन है दूसरी प्रजाति का जीन किसी अन्य प्रजाति से शामिल या जोड़ा जाता है। क्योंकि हम फसलों की बात कर रहे हैं तो फसलों में क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे में हम बाहर का कोई बाह्य जीन डालेंगे किसी दूसरी प्रजाति का, उसको बोलते हैं फॉरेन जीन। किसी अन्य प्रजाति से शामिल करेंगे या जोड़ा जाता है, किसमें, पेड़ पौधों के जीन में। लेकिन इसके लिए जोखिम मूल्यांकन करना होगा, कितना रिस्क है, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव को पहचानना होगा, कितना स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। उदाहरण देखें आप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का, जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, पारजीनी फसल है। क्यों? क्योंकि कॉटन तो है कपास, ठीक है, लेकिन कपास में क्या था, कपास में इस कपास को खा जाते थे, ठीक है, बहुत सारे कीट पतंगे। हमने फिर एक नया जीन डाला इसमें। हमने क्या किया, इसमें एक नया जीन डाल दिया और उस जीन से इसमें कुछ खतरनाक जहर बनने लगा, और वो जहर क्या करता था, जो कीट आते थे उनको मार देता था। तो अब ये जो कपास था वो सुरक्षित रह गया, और जो जीव हमने डाला था वो बीटी था। बीटी एक जीवाणु था। तो देखिए हमने पेड़ है कॉटन का, लेकिन बीटी हमने जीवाणु डाल दिया जो जहर बना रहा है। तो क्या है ये, ट्रांसजेनिक, दो अलग अलग प्रजातियों में हो रहा है। बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस। बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बी से बनता है बैसिलस थूरिंजिएंसिस, ठीक है। एक जीवाणु होता है, मिट्टी में पाया जाता है, बीटी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बैसिलस थूरिंजिएंसिस, ठीक है। तो बीटी कॉटन बन गया। बीटी कॉटन भारत में अपनाई गई एकमात्र जीएम फसल है। भारत में किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को अपनाया नहीं गया है सरकार के द्वारा, केवल एक फसल अपनाई गई है, वो है बीटी कॉटन। क्योंकि कॉटन को हम थोड़ी खाते हैं, तो उसको उससे कोई वो नहीं है। खाने वाली जो चीजें हैं वो बहुत खतरनाक है, वो लफड़ेदार है, क्योंकि वो खाने वाली चीजें हैं। और अगर उसके जीन, क्योंकि ट्रांसजेनिक फसलें और कुछ जीन में गड़बड़ी हुई तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा मनुष्य, है ना। तो भारत में अपनाई गई एकमात्र जीएम फसल है, 2002 में इसको अपनाया गया था। और जीएम फसलें कौन कौन सी होती हैं, ऐसे बीटी बैगन भी होता है। बैगन में भी बैसिलस थूरिंजिएंसिस डाल देते हैं ताकि जो बैगन को कीट लगते हैं वो कीट मर जाए। बीटी मक्का, बीटी मेज भी होता है, मक्का। गोल्डन राइस, जिसको बोलते हैं सुनहरा चावल। सोचिए, चावल को भी सुनहरा कर दिया भाई साहब, है ना, सुनहरा चावल। तो सुनहरा चावल भी ट्रांसजेनिक है। क्यों है मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए ये है, मान लीजिए चावल। चावल में हमने क्या किया, इसमें चावल तो लोग खा रहे थे, अधिकतर लोग दुनिया में चावल खाते,
बट क्या है, चावल तो खा रहे थे लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको उनसे सही पोषण नहीं मिल रहा था, विटामिन की पूर्ति नहीं हो रही थी। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, साइंटिस्टों ने चावल में डैफोडिल पौधे से एक जीन डाल दिया उठा के, इसमें कैरोटीन नाम का। और कैरोटीन आपको पता है, अब जब आप चावल को खाएंगे तो ये जो कैरोटीन है, अब इसमें डैफोडिल से आया वो जीन, डैफोडिल से जीन आया तो ट्रांसजेनिक हो गई। तो अब ये जो कैरोटीन है वो हमारे लीवर में जाएगा, पढ़ा भी चुके, लीवर में जाके विटामिन ए में बदल जाएगा तो हमारी आंखों के लिए अच्छा होगा। तो ये है गोल्डन राइस, और इसका रंग जो है वो गोल्डन हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुनहरा हो जाता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। गोल्डन राइस हम पढ़ाएंगे इसको कैसे बना। जीएम सोयाबीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन भी बना। एचटी आलू, अब एचटी क्या है? ऐसे आलू उगाए जा रहे हैं जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। एच का मतलब होता है हर्बिसाइड। ठीक है, हर्ब का मतलब होता है खरपतवार। हम जो फसलें लगाते हैं उनके साथ कुछ कूड़ा, मतलब कूड़ा करकट या कुछ घास फूस उगाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्ब। और उसमें फिर हम हर्ब को मारने के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं हर्बिसाइड, जिससे वो खत्म हो जाती है, जो है ना घास फूस थी आलू के बगल में, तो हर्बिसाइड। लेकिन हर्बिसाइड डाल तो दी, लेकिन इससे नुकसान होगा पर्यावरण को। बट ये हर्बिसाइड को टॉलरेट कर जाएगा, ये सहन कर जाएगा। टी से बनता है टॉलरेंस, सहनशील। तो मतलब जिसपे हम हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवा डालें और वो उसको सहन कर जाए, उसको कोई नुकसान ना हो, तो वो एचटी है। एचटी आलू, हर्बिसाइड टॉलरेंट आलू। DMH11, इसी को जीएम सरसों कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम मस्टर्ड। सरसों को ही बदल दिया गया, सोचिए। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 कहते हैं इसको, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। जीएम कैनोला, जिसको रेपसीड भी कहते हैं। जीएम रबर भी बनाई गई है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर। फ्लेवर सेवर टमाटर, टोमेटो, सर्वप्रथम अपनाई गई जीएम फसल। सबसे पहले अगर कोई जीएम फसल अपनाई गई थी विश्व भर में तो टमाटर ही था, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसमें भी दूसरे जीन डाले गए थे, अमेरिका में अपनाया गया था 1992 से 94 के बीच में। जीएम गन्ना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गन्ना, गन्ना के भी जीन बदल दिए गए। इंडोनेशिया में तो इसको अपना भी लिया गया है, अपनाई गई। 2021 में भारत ने पहली बार जीएम रबर विकसित की और रोपित भी की। विकसित यानी बनाई जीएम रबर, यानी रबर में दूसरे जीन डाले और उसको लगाया भी पेड़ को। तो नेचुरल रबर जो है, प्राकृतिक रबर है, वो कहाँ आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा रबर कहाँ होती है? तो आप बोलेंगे केरल में। क्यों केरल में क्यों होती है? क्योंकि वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो, ज्यादा गर्मी पड़ती, ज्यादा बारिश होती। प्राकृतिक रबर को गर्म और आर्द्र यानी ह्यूमिड जलवायु क्लाइमेट चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, प्राकृतिक रबर में एक हमने जीन डाल दिया। उस जीन का नाम क्या है? MN सॉड। MN सॉड, MN यानी मैग्नीज, SO से बना सुपर ऑक्साइड और D से बना डिसम्यूटेज। इसका नाम है जीन का, ये जीन है। इस जीन को हम बाहर से लाए, किसी और से, कहीं से उठा के, किसी जीव से। तो MN सॉड जीन हमने डाल दिया प्राकृतिक रबर में, तो वो बन गई जीएम रबर, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर। अब ये जो रबर है कम तापमान में भी उग सकती है, कम तापमान के लिए उपयुक्त। अब ये उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय में भी उग सकती है, ठंडे क्षेत्रों में, क्योंकि जो रबर है प्राकृतिक वो तो गर्म और आर्द्र जलवायु में उगेगी। लेकिन जैसे ही उसके जीन बदले तो वो कम तापमान में भी उग सकती है। इस जीएम रबर को विकसित किया है रबर रिसर्च यानी अनुसंधान इंस्टीट्यूट यानी अनुसंधान केंद्र ऑफ इंडिया, केरल। केरल के द्वारा इसको बनाया गया है, इस जीएम को। जीएम जो रबर है, रबर रिसर्च, रबर अनुसंधान संस्थान ऑफ इंडिया यानी भारत, तो भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान। इसका रोपण बनाया केरल में, लेकिन इसका रोपण कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में। रबर बोर्ड रिसर्च फार्म है गुवाहाटी में, वहां पर। ठीक है, और जीएम फसलों से हमें क्या मिल सकता है? संवर्धित यानी बढ़ा हुआ, एनहांस्ड पोषण गुणवत्ता, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, यानी जीएम फसलों से हम पोषण की गुणवत्ता, क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे
हम बात कर रहे थे ना गोल्डन राइस की, अब हम वो बताते हैं आपको सुनहरा चावल कैसे बनता है। प्राकृतिक चावल जो है उसमें ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल दो, स्टार्च बोल दो। प्राकृतिक चावल में डैफोडिल पेड़ है, उससे हमने एक जीन लिया जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन जीन। कौन सा? बीटा कैरोटीन जीन। किससे लिया? डैफोडिल पेड़ से। और पेड़ से निकालकर वो चावल में जीन डाल लिया, और चावल में जैसे वो जीन डाला तो बदल गया गोल्डन राइस में। तो अब राइस में स्टार्च तो था, तो स्टार्च तो रहेगा ही, लेकिन डैफोडिल में जो बीटा कैरोटीन, डैफोडिल से जो बीटा कैरोटीन जीन गया, तो कैरोटीन जो है वो मानव यकृत में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसलिए अब गोल्डन राइस विटामिन ए भरपूर मात्रा होगी, विटामिन ए की गोल्डन राइस की। अफ्रीका देशों में जो गरीब देश थे वहां पर बच्चों में जो है ना आंखों की बीमारियां फैल रही थी, कम दिख रहा था लोगों को, तो गोल्डन राइस ने पूर्ण किया उसको। इसका विकास गोल्डन राइस किसने बनाया? इंगो क्वाट्रिक्स और पीटर वेयर, दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसको बनाया है रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से। रॉकफेलर फाउंडेशन है, उसके सहयोग से इन दोनों लोगों ने, साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस बनाया। इसका परीक्षण कब किया गया? परीक्षण किया गया मनीला में एक संस्थान है, आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल चावल यानी राइस अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, क्योंकि चावल ही तो है, तो चावल के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र कहां पर है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में इसका परीक्षण किया गया, और 2021 में इसी को फिलीपींस, जो मनीला है ना वो फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस देश ने पहला देश बना जो गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन, यानी फिलीपींस ने कह दिया कि अब आप गोल्डन राइस को खेतों में लगा सकते हैं। भारत ने नहीं किया, क्योंकि ये खाने वाली चीज है। इससे क्या हो सकता है? अगर हमने खाया और ये हमारे शरीर में गया और एक भी जीन में गड़बड़ी हुई तो मामला फिर उलट सुलट हो जाएगा। ठीक है। बिल, आपने सुना होगा, बिल गेट्स और मेलिंडा, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इन्होंने पैसे दिए, फंड दिए गोल्डन राइस जो था इसको, और इसमें कुछ और तत्व आ जाए तो उसको बोला गया फिर सुपर राइस। गोल्डन राइस से सुपर राइस बना, जिसमें विटामिन ए भी है, स्टार्च भी है, वो तो थे ही, लेकिन विटामिन ए भी आ गया, इसमें कुछ और जीन जोड़ दिए गए, जिंक भी आ गया, लोह भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, अब ये सुपर राइस बन गया। सुपर बनाना, एक सुपर बनाना नहीं, सुपर केला भी बनाया गया, उसमें बेहतर आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा। तो कितनी बढ़िया चीजें हैं, जीन बदलते जाओ, ठीक है, चीजें होती जाएंगी। अब है HT, है ना, हर्बिसाइड, मैंने बताया था HT फसल माने हर्बिसाइड टॉलरेंस। जो हर्बिसाइड जो शाकनाशी है या खरपतवार नाशी है उनको टॉलरेट जो करें। देखिए एक रसायन होता है ग्लूफोसाइनेट, ये क्या करता है, जो ग्लूफोसाइनेट जो दवा है यही खरपतवार नाशी है, जो पेड़ पौधों के साथ एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उग जाते उनको मार देता है ग्लूफोसाइनेट। तो हम क्या करते हैं, अवांछित पादप जिनको हमें नहीं चाहिए, ऐसे पेड़ पौधे अवांछित है, अनवांटेड है, तो ये ग्लूफोसाइनेट अवांछित पेड़ों को मार देता है या खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। बीडीसाइड भी कह दो या हर्बिसाइड भी कह दो, कुछ भी कह दो आप। बीड माना भी खरपतवार होता है और हर्ब माना भी खरपतवार होता है। जैसे GM सरसों, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसका जो विकास है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपक पेंटल ने किया है। जो GM सरसों है उसका विकास दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपक पेंटल ने किया है, और यह है ना ग्लूफोसाइनेट के प्रति क्या है, टॉलरेंस है, सहनशील है। तो हमने क्या किया, अब कैसे बताता हूं मैं इसको। सामान्य जो नॉर्मल अपना सरसों होता है वो वरुणा प्रजाति का लिया साइंटिस्टों ने, इन्होंने दीपक पेंटल ने, तो ये सामान्य सरसों लिया वरुणा प्रजाति का। तो सामान्य सरसों पे अगर आप ग्लूफोसाइनेट डालेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, जो सामान्य सरसों है वो मुरझा के गिर जाएगा, वो पेड़ नहीं बचेगा। खरपतवार तो मरेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपका पेड़ भी नष्ट हो गया सरसों का, क्योंकि यह ग्लूफोसाइनेट के प्रति सहनशील जो है वो नहीं है, जो खरपतवार नाशी के रूप में ग्लूफोसाइनेट काम कर रहा है। तो लेकिन फिर भी हमें खरपतवार नियंत्रण करना है, और आप जब GM सरसों लिया तब आपका उत्पादन 30% बढ़ गया, मतलब जो सामान्य सरसों था वो ग्लूफोसाइनेट के द्वारा नष्ट हो रहा था, लेकिन जो GM सरसों है वो ग्लूफोसाइनेट के प्रति सहनशील हो गया। कौन? GM सरसों, सामान्य सरसों नहीं, वो सहन कर गया है इसको और वो मरा नहीं, GM सरसों। तो खरपतवार नाशी जो था ग्लूफोसाइनेट, अब खरपतवार पर नियंत्रण भी लग गई और उत्पादन भी सरसों में 30% बढ़ गया।
साइड ए और साइड बी में देखिए आप, यहां पर कुछ क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, क्रॉस परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर है बरुणा सरसों और यहां पर है यूरोपियन हीरा सरसों, दो प्रकार के सरसों लिए हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर क्रॉस करके हाइब्रिड करके धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यानी जीएम सरसों बनाया। कैसे बना, बरुणा जो सरसों था इसमें हमने 3 जीन डाले, एक बार जीन, एक बारनेट जीन और एक बार स्टार जीन। बार जीन, तीनों जीन मृदा के बैक्टीरिया से है, मिट्टी के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जीन, बार जीन, बारनेट जीन और बार स्टार जीन। तो बार जीन क्या किया, खरपतवार नाशी ने, खरपतवार नाशी सहनशील, मतलब जो बरुणा था, बरुणा को बनाया खरपतवार जो नाशी जो डाल रहे थे ग्लूकोसाइन, उसके प्रति सहनशील बना दिया। बारनेट ने क्या किया, जो बरुणा में पुंकेसर था उसको बांझपना बदल दिया, उसको नष्ट कर दिया पुंकेसर को। और बार स्टार ने क्या किया, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 में पुंकेसर जो बांझपन था उसको हटा दिया। बारनेट ने पहले बांझपन किया, उसको बांझ बनाया, फिर उसको हटा दिया बांझपन को, और फिर बारनेट प्रभाव कम हो गया इससे और बन गया धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ऐसे बनता है, ठीक है। आगे बात करें, भारत में सभी जीएम फसलें जो है उनको अनुमोदन अगर अप्रूवल चाहिए तो वो अप्रूवल देती है जीईएसी, इसको आप याद रखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी, अप्रेजल ने अनुमोदन कमेटी यानी समिति, ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको स्थापित किया गया है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, फॉरेस्ट यानी वन और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो है ना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। जीईएसी के काम क्या है, जो जीएम फसलें हैं उनका आयात निर्यात कैसे हो, हम देशों को बेचें या खरीदें, कृषि में जीएम फसलों का प्रयोग हो या ना हो, ट्रायल कैसे करें, जीएम फसलों का मूल्यांकन कैसे करें। तो जीएम फसलों को पूरी तरह से जो जीएम चीजें होती हैं उनको देखता है जीईएसी, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था इस कमेटी को। पेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं कुछ, पेस्ट रेसिस्टेंस फसलें जिनको बोलते हैं पीड़कनाशी। पेस्ट रेसिस्टेंस मतलब एक, मान लीजिए कपास है, कपास पे कुछ कीड़े आए तो एक कीड़े खा जाएंगे कपास को, तो फिर हमने इसमें एक जीन डाल दिया बीटी, तो इसने जहर उगला बीटी ने, और जहर ने क्या किया, इन कीटों को मार दिया, तो इसको बोलते हैं पीड़कनाशी, जो कीटों को मार दे, ठीक है। तो यही देखिए आपको मिलेगा, जैसे बीटी कपास, बैसिलस थूरिएंसिस कपास, बीटी मक्का, बीटी बैगन, जैसे बीटी जो लगा है वो बीटी बैसिलस थूरिएंसिस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बीटी कपास जो कैसे बना मैं बताता हूं। हमारे पास नॉर्मल सामान्य कपास था, उसमें हमने क्या किया, बीटी जो था, बीटी हमने लिया, बीटी जीन लिया। बीटी जीन कहां से आया, जीवाणु से। जीवाणु कौन से जीवाणु से, मिट्टी में पाया जाता है, मृदा जीवाणु से हमने बीटी जीन लिया। बीटी का मतलब बैसिलस और टी का मतलब थूरिएंसिस, ठीक है। तो बैसिलस थूरिएंसिस लिया हमने जीन इससे, इस जीवाणु से, और उस जीन का नाम था क्राई 1AB और क्राई 2AB, ये जीन था। बैसिलस थूरिएंसिस क्या है, एक जीवाणु है मिट्टी का, उससे हमने जीन उससे खींचे, क्राई 1AB क्राई 2AB, इस जीन को फिर डाल दिया इस कपास में और बन गया बीटी कपास। अब बीटी कपास जब बना तो इसने निकाला बीटी टॉक्सिन, बीटी जहर, टॉक्सिन माने जहर, या क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन जो रुला दे, किसको रुला दे, जो कीट आ रहे थे, जो खा रहे थे किसको, कपास को। कपास पे आक्रमण करता था एक कीट, उसका नाम था बॉल वर्म। क्या करता था, बॉल वर्म, बॉल वर्म करता था इस सामान्य कपास पे आक्रमण। अब लेकिन बीटी कपास आ गया, तो बीटी कपास जहर उगता है, जहर उगलता है, तो अब बॉल वर्म की क्या हो जाएगी, मृत्यु, क्योंकि जो बीटी कपास में बीटी जहर निकाला वो इस जो बॉल वर्म है, बॉल जो कृमि है, उसकी आंतों को क्षतिग्रस्त कर देता है, आंतों को डैमेज कर देता है, और इससे रक्षा हो जाती है कपास की। कीटनाशी का प्रदूषण कम भी होता है, जो हम कीटनाशी पहले से डाल रहे थे, क्योंकि हमको दवाइयां डालनी पड़ती थी ना, अब वो दवाई भी कम हो गई, हमने दवाई तो डाली नहीं बाहर से, कोई रासायनिक जो दवा केमिकल होते हैं वो नहीं डाली हमने,
और सीधा हमने जीन से ही चीजों को बदल दिया। इसका विकास बीटी कपास का विकास मॉन्सेंटो कंपनी ने किया, जो कि अमेरिका की है। और भारत में इसको प्रारंभ भारत में 2002 में पहली बार बीटी कपास का प्रयोग किया गया। भारत में प्रारंभ और विपणन कौन करता है? भारत में विपणन का मतलब मार्केटिंग ये करता है महाएको मॉन्सेंटो, मॉन्सेंटो के साथ मिलकर महाएको। ब्रांड नाम किस नाम से? बॉल गार्ड, बॉल गार्ड नाम से, यानी बॉल गार्ड जो बॉल से रक्षा करे, बॉल बर्न से जो रक्षा करे, इसलिए बॉल गार्ड। इस महाएको का नाम क्या है? महाएको का मतलब है महाएको हाइब्रिड सीड कंपनी, महाएको हाइब्रिड सीड कंपनी। एक बीटी बैगन भी है, इसमें क्या किया मॉन्सेंटो ने बैगन में क्राई 1 AC जीन डाल दिया, मृदा के बीटी जीवाणु से क्राई 1 बैसिलस थूरियंस से क्राई 1 AC डाल दिया, तो बीटी बैगन बन गया। इससे क्राई प्रोटीन निकलेगा या बीटी जहर निकलेगा। और बैगन में जो एक कीड़ा लगता था फ्रूट एंड स्टेम बोरर, जो फल को खा जाता था उसके बैगन के, और स्टेम माने तने को नुकसान पहुंचाता था, ऐसा बोरर, उसको मार देता है ये जहर। तो आक्रमण करने वाला था फ्रूट और स्टेम बोरर, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं नए उत्पादक उत्पाद और अन्य तकनीक है। नए उत्पादक उत्पाद में क्या है? जैसे एल्बुमिन प्रोटीन है, एल्बुमिन, तो ये एल्बुमिन प्रोटीन है, ये अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस एल्बुमिन प्रोटीन के जीन हम मटर में डाल रहे हैं, तो मटर में ये क्या आ जाएगा? अंडे वाला प्रोटीन आ जाएगा, तो पोषण बढ़ गया। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड जो कि मछली के तेल में पाया जाता है, इसको हम सरसों में डाल रहे हैं ताकि ये पोषण बढ़ा दे। जीन डाल रहे हैं हम, कोई दवा नहीं डाल रहे हैं, उसके अंदर जाके बदलाव कर रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है वो टमाटर में डाल रहे हैं, टमाटर पहले से ही उगेगा, उसमें पहले से इंसुलिन होगा, आप टमाटर को खाएंगे आपका डायबिटीज खत्म। कितनी बढ़िया चीज है। पादपों में औषधीय गुण, पेड़ पौधों में हम डाल जीन बदल के पेड़ पौधों में कुछ औषधीय गुण ला रहे हैं। जैसे एडिबल वैक्सीन, एडिबल मैंने खाने वाली वैक्सीन, तो हम वैक्सीन में क्या कर रहे हैं? वैक्सीन में हम एंटीजन डाल दे रहे हैं। एंटीजन का मतलब होता है जो रोगों से लड़े, एंटीजन वाले जीन जोड़ देते हैं। जैसे आलू में जोड़ दिया खसरा की वैक्सीन वाला एंटीजन, तो खसरा नहीं आ पाएगा क्योंकि हम उस आलू को खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में एंटीजन है वो खसरा के वाला। ठीक है, केला में काली खांसी जिसको पर्टुसिस बोलते हैं, उस वाली वैक्सीन। ठीक है, जीन एस्केप का मतलब होता है जीन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, और जेनेटिक पॉल्यूशन, उसी से पॉल्यूशन होता है। जैसे बांग्लादेश ने 2013 में बीटी बैगन की खेती प्रारंभ की। भारत में केवल बीटी कपास की खेती होती है, बांग्लादेश ने 2013 में बीटी बैगन की। और इसके जो पराग कण थे, ठीक है, जो इसके क्योंकि फूल लगता है तो उसमें कुछ कण होते हैं पराग कण, पॉलिनेशन, वो पराग कण उड़ के जब हवा चली तो वो भारत में आया, इसी को बोलते हैं जीन एस्केप, जीन भागना, जीन भाग आया भारत में। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, तो जीन और इसी से जेनेटिक पॉल्यूशन हुआ, और भारत में जो पेड़ थे बैगन के पादप थे उनको नुकसान हो गया इससे। ठीक है, नॉन ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम केवल जीन को काटें, कट कर दें, बस ना जोड़ें, कुछ नहीं करें, कट करें। इसका विकास किया है IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, और इसको GEAC द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। SDN टैग, SDN1, SDN2 जो कि एंजाइम होते हैं, ये क्या है? ये साइट, एस का मतलब साइट डायरेक्टेड, साइट माने स्थल को, डायरेक्ट माने बताकर, एन माने न्यूक्लियस माने काट दे, ये आणविक कैंची होती है। एक कैंची होती है जो कि जिनको काटने के काम में आती है। तो भारत में नॉन ट्रांसजेनिक फसलें GEAC द्वारा अनुमोदित हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है बायोटेक का आधा, है ना, आधे से ज्यादा पार्ट। अब मात्र एक वीडियो आएगा, उसमें बायोटेक आपकी खत्म हो जाएगी कल ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।